डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। I am Dr. Hina Agarwal. I am Director and Clinical Director of ILC Fertility and Test Tube Baby Center. We have formed ILC Fertility with the best class infrastructure, best available equipments in the world. हमने यहाँ पे 0.3 माइक्रोन लैब बनाई है। 0.3 माइक्रोन लैब एक ऐसा एनवायरनमेंट लैब में क्रिएट करती है जिससे हम बेस्ट पॉसिबल एम्ब्रियोज क्रिएट कर पाते हैं। पेशेंट का टेक होम बेबी रेट बहुत बढ़ जाता है। बेबीज डिलीवर होते हैं वो हेल्दी होते हैं। सो हियर वी आर कमिटेड टू डिलीवर द बेस्ट सर्विसेज टू आवर पेशेंट्स। IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये शब्द हम सुनते हैं और सुनकर ये सोचते हैं कि आखिर ये होता कैसे होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक जादू है, मिरेकल है, एक रिवोल्यूशन है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी संतान नहीं है और जो चाहते हैं कि उनके घर में संतान हो। IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी कॉन्सेप्ट जो है वो उनकी उम्मीदों को पूरा करता है और उनके घर में खुशियां लेकर आता है। इस वक्त IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिना अग्रवाल हमारे बीच में मौजूद हैं, जो डायरेक्टर भी हैं ILC फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर इंदौर में। हिना जी, आपका स्वागत करते हैं हम। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो शब्द है IVF, ये लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होता है समझना, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि IVF आखिर है क्या, इसे किस तरह से समझा जाए। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, मतलब इंसान के शरीर के बाहर हम पुरुष के शुक्राणु लेके और महिला से अंडाणु लेके उनको फर्टिलाइज करके गर्भ शरीर के बाहर बनाते हैं, तो वो शब्द बना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको सादी भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी एक बहुत ही सादी टर्मिनोलॉजी है जिससे हम अगर ऐसे ही अंदाजा लगाएं तो हम सोचेंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी बनना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जैक्टली टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं बनाते हैं, बट हाँ डिशेस होती है हमारे पास, पेट्री डिश जिसके अंदर स्पेशल मीडिया होते हैं और उनको हम स्पेशल एनवायरनमेंट में रखते हैं। लैब जो हमारी IVF लैब है उसमें स्पेशल एनवायरनमेंट होता है जो कि करीब करीब माँ के गर्भ के समान उसके अंदर वातावरण क्रिएट किया जाता है और उसके अंदर मशीनें होती है, पेट्री डिशेस होती है जिनको यूज करके हम ये भ्रूण गर्भ तैयार करते हैं और फिर उनको माँ के शरीर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये होता है। ही होता है। हाँ जी। हम बहुत सामान्य शब्दों में और जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जो निसंतान है, हाँ जी, जिसको संतान नहीं हो रही है किसी कारण से, वो आपके पास में आता है। अब आप क्या करती हैं, क्या प्रोसेस होती है? हम ये प्रश्न इसलिए भी कर रहे हैं कि जो इस वक्त दर्शक हमारे देख रहे हैं वो ये जान पाए, ये समझ पाए कि यदि उनके संतान नहीं है और यदि वो आपके पास में आते हैं तो किस प्रोसेस से गुजरना होगा उन्हें। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगी कि मेरे पास आना कब है जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो निसंतानता ये जो शब्द है इसका मतलब हम समझें जी। कई बार क्या होता है कि शादी होती है, उसके 2-3 महीने तक कोई भी दंपत्ति प्रयास करते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो घर वाले प्रेशर बनाने लगते हैं कि अरे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, डॉक्टर को दिखाओ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक सोशल प्रेशर होता है जिसकी वजह से कोई भी कपल घबराते हैं और फिर सोचते हैं हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी कपल अगर 1 साल तक किसी भी बिना प्रोटेक्शन के प्रयास कर रहे हैं और उनकी उम्र 35 साल से अगर कम है तो फिर वो निसंतानता की कैटेगरी में आते हैं। ये साइंटिफिक डेफिनेशन होती है निसंतानता की। क्योंकि कोई भी कपल अगर नॉर्मल रिलेशंस रखते हैं तो नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो साइंटिफिक डेटा जो हमको बोलता है वो बोलता है ओनली 10% चांस होते हैं प्रेगनेंसी रहने के इन सिंगल साइकिल 1 महीने के अंदर। तो उस हिसाब से साइंस ने ये डेफिनेशन बनाई है कि करीब करीब 1 साल तक प्रयास करने के बाद भी बिना प्रोटेक्शन के, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि महिला की उम्र 35 से कम होना चाहिए। तब आप नहीं हो रहा हो बच्चा तो फिर आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो भी आपके नजदीक। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो
जो आपने कहा कि सामाजिक दबाव में, घर के दबाव में और किसी प्रेशर में आकर जो है बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और वही मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि कोई भी महिला दंपत्ति में जो लेडीज की एज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर 35 से ज्यादा उम्र किसी लेडीज की है तो फिर वो 6 महीने तक प्रयास करें, और तब अगर प्रेगनेंसी ना हो रही हो तो डॉक्टर से मिले। तो ये एक क्राइटेरिया होता है कि हमको कब जाना है डॉक्टर के पास। कुछ लोग, इसके ऑपोजिट भी कुछ लोग होते हैं जो काफी सालों तक टाइम निकालते रहते हैं कि हो जाएगा, मन्नत, ये वो बहुत सारी चीजें होती है जिनका विश्वास होता है लोगों का, उनकी बेसिस पे लोग काफी समय भी निकाल देते हैं। तो ये अगर ध्यान में रखें और आपके माध्यम से अगर ये सब लोग समझ पाए तो ये काफी यूजफुल चीज है, जो कि पीरियड ट्रीटमेंट को भी कट शॉर्ट कर सकती है और लोगों के ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर को भी कट शॉर्ट कर सकती है। तो ये तो आपने बताया कि आपके पास कब आया जाए। हाँ जी। अब जब आपके पास में आए, उसके बाद का प्रोसेस। अभी मेरे पास अगर कोई भी कपल आते हैं तो सबसे पहले मैं यही पूछती हूँ कि अगर टाइम प्रयास करते करते कितना टाइम हो गया। अगर 1 साल से ज्यादा प्रयास करते करते टाइम हो गया है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है लेडीज की एज। अगर लेडीज की एज 35 से कम है तो हम बाकी की चीजें चेक करते हैं, जैसे कि उनका हार्मोनल लेवल क्या है, सोनोग्राफी में उनके गर्भाशय का, उनके अंडाशय का क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद और कुछ नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट कराने के बाद फिर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अगर यंग कपल्स हैं, एज बहुत ही कम है, फिर भी नहीं हो रहा है तो हम कुछ दवाइयां देते हैं जो अंडे बनने की दवाइयां हो सकती हैं, उनको सोनोग्राफी में मॉनिटरिंग करते हैं और फिर उनको हम बताते हैं कि ये 3-4 दिन आप लोगों के लिए अच्छे हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये टाइम पे प्रेगनेंसी रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये होता है हमारे वहाँ स्टेप 1 ऑफ ट्रीटमेंट, कि कुछ दवाइयां देके उनको एक प्रॉपर टाइम बता देना कपल को कि आप प्रयास कीजिए। ठीक है। अगर उसमें भी नहीं होता है या फिर वो कई बार ये सब कुछ करवा चुके होते हैं तो 2nd ग्रेड का ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं IUI। IUI का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जिसका मतलब होता है कि बाहर जो मेल पार्टनर है, जो पुरुष पार्टनर है, वो हमको बाहर वीर्य देते हैं। वो वीर्य में से स्वस्थ शुक्राणु निकाल के जिस टाइम पे अंडे बन चुके होते हैं महिला के शरीर में, उस टाइम पे हम वो स्वस्थ शुक्राणु को उनके गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें होता सब कुछ नेचुरल प्रक्रिया है, बस हम उनको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, टाइमिंग को सेट कर देते हैं, शुक्राणु हेल्दी पहुंचा देते हैं। तो वो सारी एक नेक्स्ट स्टेप होता है IUI। अगर कोई मतलब ये IVF नहीं है, ये IUI है। ये IVF नहीं है, ये IUI है। जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरी तरह से नेचुरल है। हाँ जी। कोई भी कपल अगर IUI के क्राइटेरिया में नहीं बैठते हैं, उनकी एज ज्यादा है या पहले के IUI विफल हो चुके हो या फिर उनका ट्यूबल ब्लॉक हो, तो उनका हमको IVF करना पड़ता है, जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ये पूरी तरह से एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें हमको अंडे निकाल के, स्पर्म लेके बाहर गर्भ बना के ट्रांसफर करना होता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम पेशेंट का डिसाइड करते हैं कि इनका नॉर्मल प्रोसीजर होना है, कि IUI होना है या फिर IVF होना है। और बाकी सारी हिस्ट्री से हम देखते हैं कि इनके क्या क्या जांचें ऐसी करवाई जाएं जिससे कि हमको पता चल जाए कि बच्चा ना होने के क्या कारण है। ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु अब आपने IVF के लिए बाहर निकाले, उसको टेस्ट ट्यूब में रखें, वो कितना पीरियड होता है उसके जितने आप मैच्योर करते हैं? IVF की प्रक्रिया ऐसी होती है कि ये माहवारी के दूसरे दिन से चालू होती है। जिस दिन से महिलाओं को रक्तस्राव चालू होता है उसके दूसरे दिन से IVF की प्रोसीजर चालू होती है। इस प्रोसीजर में पीरियड के 2nd डे से हम महिला को कुछ इंजेक्शंस देते हैं। वो इंजेक्शंस डोज महिला के हिस्ट्री के हिसाब से, उनकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसका डोज सेट किया जाता है। और वो इंजेक्शंस वो महिला में अंडे बने उसके लिए होते हैं, क्योंकि शरीर में पहले से इमेच्योर एग्स मौजूद होते हैं जन्म के ही समय से। अभी जब महिला की प्यूबर्टी चालू होती है, प्यूबर्टी मतलब जब उनका पहली बार मासिक धर्म आता है, उस अवस्था को प्यूबर्टी बोलते हैं। उस टाइम पे सारे एग्स एक स्टेज मैच्योर होते हैं।
अभी हर महीने उसमें से कुछ 4-5 अंडे पूरी तरह से मैच्योर होने की ट्राई करते हैं जी। तो ये एक नेचुरल साइकिल में ऐसा हर महीने चलता है हर महिला में। बट आईवीएफ में हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़े ज्यादा एग्स मैच्योर करें ताकि प्रेगनेंसी रहने की संभावना बढ़ जाए। तो पीरियड के सेकेंड डे से हम उसी पर्पस के लिए इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं और हर 4-5 दिन में महिला की सोनोग्राफी करके चेक करते हैं कि इंजेक्शंस के द्वारा प्रॉपर एग्स बराबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जब वो एग्स पूरी तरह से बन के तैयार हो जाते हैं तब एक प्रक्रिया होती है जिसको हमारी भाषा में एग कलेक्शन बोलते हैं, जो बेहोशी की दवा देके की जाती है और उस प्रोसीजर में हम महिला के सारे अंडे बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि ये जो एग्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आंखों से हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो ये एग्स को हम जिस पानी में ये एग्स होते हैं उसमें से माइक्रोस्कोप में देख के सेपरेट किया जाता है। इसी के ऐसे ही जो शुक्राणु होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो दोनों ही माइक्रोस्कोपिक चीजों को, अंडाणु और शुक्राणु को लेके एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं इक्सी मशीन, माइक्रो मैनिपुलेटर बोलते हैं उसको हमारी भाषा में। वो मशीन के द्वारा दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है, जिसका मतलब होता है अंडाणु के अंदर शुक्राणु को इंजेक्ट किया जाता है और फिर उसको हम 3 से 5 दिन तक लेबोरेटरी में जो हमारे पास स्पेशल इंक्यूबेटर्स होते हैं उसके अंदर ग्रो करते हैं। उनको चेक करते हैं, तीसरे दिन चेक करते हैं कि बराबर ग्रो हो रहे हैं कि नहीं। और जो बेस्ट एम्ब्रियोज है, जो सबसे अच्छे गर्भ हैं, वो 5 दिन तक ग्रो होते हैं और फिर उसमें से जो सबसे अच्छे हैं वो निकाल के 1 या 2 गर्भ हम महिला के शरीर में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे आईवीएफ में हमारा काम खत्म होता है। उसके बाद 15 दिन की दवाई उनको दी जाती है, फिर हम प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करते हैं। उसके बाद में 9 महीने की आवश्यकता रहती है? हाँ, 9 महीने का पीरियड वैसा ही चलता है जैसे किसी भी नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी में चलता है। तो ये एक कंसीव करने का तरीका है, मतलब बस पेट में बच्चा आ जाए उसका तरीका है। बहुत अच्छे तरह से समझाया, मुझे लगता है ये जो कार्यक्रम देख रहा है उसको बहुत आसान समझ में आ गया कि आईवीएफ क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। बहरहाल एक और सवाल बड़ा अहम महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर कि क्या आईवीएफ असफल भी होता है? होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बाद में क्या संभावना रहती है? बिल्कुल, आईवीएफ असफल हो सकता है जी। आईवीएफ 100% सक्सेसफुल प्रक्रिया नहीं है क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं जो हम इंसान के शरीर में डायग्नोज कर सकते हैं जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा काम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। सारी जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक है, अंडाणु, शुक्राणु, गर्भ, सब कुछ माइक्रोस्कोपिक है। गर्भाशय में जब हम ये गर्भ डालते हैं तो गर्भाशय को भी हम एक लेवल तक ही टेस्ट कर पाते हैं, उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम नहीं टेस्ट कर सकते हैं, उसका बायोकेमिकल मतलब अंदर का केमिकल कंपोजिशन हम नहीं चेक कर सकते हैं। तो काफी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से ये फेल होता है। वर्ल्ड वाइड अगर अपन देखें तो आईवीएफ का जो सक्सेस रेट, अगर वर्ल्ड वाइड डेटा अपन देखेंगे तो वो 30% अपने को बताएगा। अच्छा, हाँ जी, बट ये पुराना डेटा है। अभी आजकल जो नई मशीनें आ गई हैं जो हमारे आईएलसी फर्टिलिटी सेंटर में हम यूज करते हैं, उनसे सक्सेस रेट काफी बढ़ गया है क्योंकि ये मशीनों के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा स्टेराइल एनवायरनमेंट में लैब में क्रिएट कर पाते हैं। हमारी जो लैब है आईएलसी फर्टिलिटी में वो एक 0.3 माइक्रोन लैब है। हमने एयर हैंडलिंग यूनिट लगा रखी है। ये एक तरह का फिल्टर होता है जो कि 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स जो है या फिर बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पार्टिकल हो उसको ब्लॉक कर देता है। तो जितना हम स्टेराइल एनवायरनमेंट दे पाएंगे, इंक्यूबेटर्स में हम जितना से ज्यादा माँ के गर्भ को रेप्लिकेट कर पाएंगे, मतलब माँ के गर्भ के समान, तो ये एक चीज होती है जो सक्सेस रेट को बढ़ाती है। ये एक चीज होती है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सक्सेस रेट के लिए वो होता है कि स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी। इसमें एज का एक बहुत बड़ा मैटर होता है। अगर लेडीज की एज कम है, अगर वो 30 साल से कम एज की कोई लेडीज है तो उनके अंडाणु हमको अच्छी गुणवत्ता के मिलते हैं, तो उनमें आईवीएफ का सक्सेस रेट ज्यादा होता है। और जो लेडीज की थोड़ी एज हो जाती है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अंडाणु जो है वो स्त्री के शरीर में जन्म से होते हैं, तो एज के साथ अंडाणु की भी एज बढ़ती है। तो जितनी एज ज्यादा होती जाती है उतनी उनकी गुणवत्ता कम होती जाती है और उस वजह से आईवीएफ के सक्सेस रेट में भी असर आता है। पुरुष के अगर शुक्राणु खराब हो, कम हो या अच्छे नहीं हो, उससे भी आईवीएफ के सक्सेस रेट में
फर्क पड़ता है। मेरा सवाल वही था कि क्या पुरुष की जो इनफर्टिलिटी होती है, हाँ जी, उसमें भी आईवीएफ कारगर है? बिल्कुल बिल्कुल, पुरुष इनफर्टिलिटी में तो आईवीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है जी। दोनों ही चीजें, या तो स्त्री और पुरुष संबंध नहीं रख पा रहे हो, उसमें भी आईवीएफ बहुत मदद करता है। उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जी। और या फिर पुरुष का जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, वीर्य का टेस्ट करते हैं, तो कभी कभी शुक्राणु कम होते हैं या फिर उनकी गति खराब होती है या फिर उनका शेप खराब होता है या फिर होते ही नहीं है। कुछ पुरुषों में बिल्कुल नील शुक्राणु होते हैं। उन सब में आईवीएफ से हमको हेल्प मिल सकती है। आईवीएफ में हमारे पास ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे हम जो डिम्ब होते हैं पुरुषों के, उसमें से हम इंजेक्शन के द्वारा या फिर माइक्रोस्कोप से अंदर से भी शुक्राणु निकालते हैं, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में टीसा और पीसा कहा जाता है जी। और वो शुक्राणु को यूज करके हम आईवीएफ करते हैं। तो आईवीएफ उन दंपतियों के लिए जिनके शुक्राणु खराब हैं या बिल्कुल नहीं है, अगर उनको खुद के शुक्राणु पे प्रेगनेंसी लेनी है तो आईवीएफ तो ऐसे दंपतियों के लिए तो वरदान है, बिकॉज इसके अलावा तो कोई चीज से पॉसिबल ही नहीं है कि खुद का बेबी, बायोलॉजिकल बेबी मिल जाए। तो ये आईवीएफ उन लोगों के लिए तो एक चमत्कार जैसा ही है कि उसको यूज करके, और हमने भी ऐसे काफी केसेस किए हैं जिसमें डिम्बों में से शुक्राणु इंजेक्शन के द्वारा और माइक्रोस्कोप यूज करके निकाल के फिर आईवीएफ किया है और सफलता पाई है जी। आपने लगभग 1000 से ज्यादा आईवीएफ किए हैं। कोई केस आपको याद आ रहा हो, ऐसा कोई मामला याद आ रहा हो जिसमें आपको लगा हो कि आपने उसमें आपको लगा हो कि हाँ एक बड़ी सफलता आपने अर्जित की है? कोई एजेड होते हैं, बहुत ज्यादा उम्रदराज होते हैं, उसमें भी होना अपने आप में एक चमत्कार की तरह है, बड़ी उपलब्धि है। तो कोई ऐसा आपको मामला याद है या केस याद है जो आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए विशेष रहा, इसको अंडरलाइन कर पाए आप? ऐसे केसेस आते हैं हमारी लाइफ में और कुछ कुछ याद रह जाते हैं। कुछ दिन पहले ही महिला आई थी हमारे पास, साल भर हो गया वो, तो उनके जो पुत्र है वो किसी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। महिला की उम्र करीब 50 साल के आसपास रही होगी। तो उनके एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो मेरे पास आई हैं, वो रोइंग काफी की, गांव की महिला थी कि बेटा चाहिए हमको किसी भी हालत में। बोला कि ऐसा तो हमारे पास कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे बेटा हो जाए। हाँ जी, तो आईवीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि बेटा या बेटी। आईवीएफ में हम केवल बच्चा दे सकते हैं आपको। तो उन्होंने बोला कि हमको तो बच्चा चाहिए एक, जो भी हो फिर ईश्वर की मर्जी है। हमने उनको समझाया, काफी एज है, ये है, डायबिटीज भी था उनको। अच्छा। हाँ जी, तो उन्हें फाइनली सारी चीजें समझने के बाद वो तैयार हुई, हमने उनका आईवीएफ किया। फर्स्ट ही आईवीएफ में वो कंसीव हो गई। हाँ जी। And she was alone, मतलब कोई पार्टनर थे? नहीं, उनके हस्बैंड थे, हस्बैंड के साथ ही आती थी वो, और कंसीव हो गई और उसी महीने उनकी बेटी भी प्रेग्नेंट हो गई। और वो महिला की और उनकी बेटी की डिलीवरी फिर हमने साथ में कराई। तो वो एक केस अपने आप में तो वो चीज हमको याद रह जाती है जी। और ऐसे काफी केसेस होते हैं जिनमें उम्र दराज महिला में जिनकी माहवारी भी चली गई है, मेनोपॉज आ गया है जी, और किसी कारण से उनको बच्चा नहीं हो पाया। कई बार ऐसा हो जाता है कि पता नहीं होता है, गाँवों में उतनी एजुकेशन नहीं होती है, उनको बाद में पता चलता है कि आईवीएफ के द्वारा हो सकता है, तो लेट आते हैं जी। तो उनमें या फिर बच्चे को कुछ हो गया हो या फिर जिनका टीटी का ऑपरेशन हो चुका हो और फिर बाद में बेबी को कुछ हो जाए, उन सब में आईवीएफ बहुत ही कारगर है। एक और अहम प्रश्न अभी मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ऐसा भी संभव है कि किसी महिला का कि पति की डेथ हो गई हो या पत्नी की डेथ हो गई हो, क्या वैसी स्थिति में भी आईवीएफ कारगर होता है? क्या वो लीगल है? क्या वैसे केसेस भी सामने आते हैं? अभी तक तो लीगल था जी। अभी तक तो सिंगल पेरेंट लीगल था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नियम नहीं थे, ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं थी जी। तो अभी तक तो होता था, लेकिन अभी रिसेंट में दिसंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है और जिसमें सिंगल पेरेंट अलाउड नहीं है। तो अभी अगर कोई महिला जिसके पति या तो नहीं हो या शादी नहीं हुई हो या एक्सपायर हो गए हो, तो उनका आईवीएफ हम नहीं कर सकते। सिमिलरली पुरुष का भी जी। जो आईएलसी फर्टिलिटी सेंटर है वो दूसरे आईवीएफ सेंटर से कैसे अलग है? क्योंकि आप उसमें डायरेक्टर हैं और आप लंबे समय से काम भी कर रही हैं, क्या खासियत है आपके सेंटर? आईएलसी फर्टिलिटी में एक तो हमारा पूरा पेशेंट सेंट्रल अप्रोच होता है। हर पेशेंट के लिए
कस्टमाइज्ड होता है उनका ट्रीटमेंट, सबके लिए एक जैसा कुछ भी नहीं होता है। कोई पेशेंट को आईएलसी में आने के बाद पेशेंट जैसा फील नहीं आता है, उनके साथ उनको वैसा ही ट्रीटमेंट होता है और हम भी वैसा ही समझते हैं कि वो एक इंडिविजुअल है और उनको जो प्रॉपर इलाज है वो ही सजेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ एक अपनी जगह है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट आके जो उनको पर्सनल टच मिलता है और उनको प्रॉपर जो एडवाइस गाइडलाइंस जो सारी चीजें मिलती है वो बिल्कुल जेन्युइन होती है। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होता है कि आईवीएफ ही करना है, जो जिस पेशेंट के लिए जरूरी है उसको वही इलाज सजेस्ट किया जाता है। एक तो ये है। दूसरा सक्सेस रेट की अपन बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत मेजर रोल होता है आईवीएफ में, क्योंकि जितना हम माँ के गर्भ को सिमिलर एनवायरनमेंट बनाएंगे तो टेक्नोलॉजी हमने हमारे यहाँ सारी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो आईवीएफ में जितनी भी अपन बेस्ट से बेस्ट चीजें पेशेंट को दे सकते हैं, बेस्ट सक्सेस रेट दे सकते हैं, वो हमारे यहाँ है। तो ये सारी चीजें होती है कि पेशेंट मिसगाइड नहीं होते हैं, उनको टाइम टू टाइम प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती है और एक सही क्वालिटी लेवल का ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर पाते हैं। उससे हम कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं कि हम अपने आप को अलग महसूस करते हैं। जैसे पुरुषों में इनफर्टिलिटी होती है, महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी होती है, तो क्या ज्यादा प्रतिशत होता है? पुरुषों में ज्यादा होता है या महिलाओं में ज्यादा? और महिलाओं में भी होता है तो उसका कारण क्या है? महिलाओं और पुरुषों में अगर इनफर्टिलिटी के अपन टोटल डेटा देखें, वर्ल्ड के भी देखें और इंडिया के भी देखें, दोनों में ही 50-50% ही तो बराबर है। बिल्कुल, जितनी महिलाएं पेशेंट निकलते हैं इनफर्टिलिटी के, उतनी ही प्रॉब्लम पुरुषों में भी निकलती है। तो दोनों में कारण अपने अपने होते हैं। जैसे अगर हम महिलाओं में माने तो सबसे ज्यादा जो इनफर्टिलिटी का कॉमन कारण होता है वो होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जिसको हम दूसरे फॉर्म में भी पीसीओएस के नाम से जानते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये आजकल की महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो गई है, महिलाएं वर्किंग होती हैं, फूड पैटर्न एबनॉर्मल हो गया है, जंक फूड ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिन्होंने हार्मोनल डिस्टर्बेंस बच्चों में या फिर महिलाओं में बढ़ा दिया है। तो ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर 80% देखा जाए तो इनफर्टिलिटी के केसेस में हार्मोनल डिस्टर्बेंस ही होता है, या फिर हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, उसमें अंडाशय की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी समय के पहले अंडाशय फेल हो जाते हैं, उनमें अंडाणु खत्म हो जाते हैं, ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है, या फिर ट्यूब का किसी तरह का पहले ऑपरेशन हो चुका हो, एक्टोपिक का या फिर टीटी का। गर्भाशय में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम रही हो, गठान हो, मस्से हो, जाले हो, तो भी बच्चा नहीं रुकता है। तो ये सारे मेजर कॉज होते हैं, या फिर पति पत्नी रिलेशन नहीं बना रहे हो, या फिर उनको किसी तरह का कोई कैंसर रहा हो। तो ये महिलाओं में कुछ कारण होते हैं जो कि हम देखते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में। और मोस्ट ऑफ द केसेस में एज होता है, एज बड़ा फैक्टर। हाँ, एज फैक्टर होता है कि एज की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। निसंतान जो व्यक्ति होता है या जो दंपत्ति होते हैं, क्या जीवन शैली एक कारण होता है, या पैतृक कारण है, या कोई अनुवांशिक कारण है, या कोई और कारण है? तो क्या कारण होता है कि व्यक्ति जो है सक्षम नहीं हो पाता है चाइल्ड के लिए? निसंतानता एक वर्ड है, बट उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि स्त्री निसंतानता है कि पुरुष निसंतानता है। तो अगर हम पुरुष निसंतानता की बात करें तो पुरुष निसंतानता जन्म से भी हो सकता है। कभी कभी कुछ ऐसे जो पुरुष के डिंब होते हैं उसमें कुछ सेल्स जन्म से ही नहीं होते हैं, जो कि शुक्राणु बनाने के लिए काम करते हैं, वो जन्म से ही मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो पुरुषों में फिर जब एज आती है उसके बाद शुक्राणु बन ही नहीं पाते। हार्मोन्स तो होते हैं सारे, मेल हार्मोन सारे होते हैं, बट स्पर्म्स बनाने के जो सेल्स हैं वो नहीं होते जन्म से। तो ये कंजेनाइटल भी पुरुषों में होता है। कुछ पुरुषों में ऐसा होता है कि बचपन में कुछ ऐसी बीमारी हुई हो, आपने सुना हो गाल फोड़ा बोलते हैं, मम्स जिसको पहले होता था, आजकल उतना कॉमनली नहीं होता है, वो हुआ हो बचपन में, तो वो पुरुषों की ग्रंथियों को इफेक्ट करता है और फिर आगे जाके उनके शुक्राणु नहीं बन पाते हैं।
कुछ पुरुषों का ऑक्यूपेशन ऐसा होता है कि उनको बहुत गर्मी में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिससे उनके ग्रंथियों में शुक्राणु नहीं बन पाते, गर्मी की वजह से खराब हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं। और कुछ पुरुषों में वेरिकोसील टाइप की एक बीमारी होती है, जिसमें जो ग्रंथि होती है उसकी नसें फूल जाती है और वो फूलने की वजह से शुक्राणु नहीं बन पाते। तो पुरुषों में ये सब कारण होते हैं जिनकी वजह से शुक्राणु नहीं बनते हैं, या फिर कम बनते हैं, या फिर अच्छे नहीं बनते हैं। जी, जीवन शैली या स्ट्रेस जैसा कोई कारण नहीं होता है? जीवन शैली या स्ट्रेस से भी फर्क पड़ता है। महिलाओं का तो मैंने आपको बताया ही कि हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, ऐसे ही पुरुषों में भी हो सकता है। पुरुषों में आमतौर पर स्ट्रेस और जीवन शैली की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि या तो संबंध नहीं बना पाते हैं, या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। तो पुरुषों में इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि संबंध बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और महिलाओं में हार्मोनल प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। जी, बिल्कुल सही है। मैं इस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं या जो जिसको आवश्यकता है संतान की, आईवीएफ के प्रति लोगों का अभी भी डर बरकरार है। तो मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि अगर फेलियर होता है तो उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है? क्या एक बार फेलियर होने के बाद में संभव नहीं होता दूसरी बार आईवीएफ करना? देखिए, आजकल तो मैं ये बोलूंगी कि आईवीएफ से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जी। आईवीएफ तो वो लास्ट इलाज है कि आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, अब अपने पास कोई चारा नहीं है, तो ये अपने पास एक वरदान जैसा साइंस का है कि अब कुछ नहीं हो रहा है तो इसके द्वारा तो अपना हो ही सकता है। ठीक है ना। कुछ भी अगर अपन करते हैं, फॉर दैट मैटर लाइफ में कोई भी अपन एक एग्जाम ही देने जाते हैं, चाहे वो 10th का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, फेलियर के चांसेस तो उसमें भी होते हैं। तो हम फेलियर के डर से किसी चीज में आगे ना बढ़े, ये तो नहीं होता है। कहीं भी हम जाएंगे तो फेलियर लगा रहता है, बट हाँ, सोच समझ के अगर डिसीजन लेते हैं, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपका जो बॉडी कंडीशंस है, आईवीएफ में भी, आईवीएफ एक वर्ड है बट उसको भी करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हर पेशेंट के हिसाब से डोजिंग होता है, हर पेशेंट के हिसाब से अलग प्रोसीजर होता है उसमें भी। तो वो अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। डॉक्टर, है ना, लोगों के मन में एक और सवाल हमेशा पैदा होता है कि आईवीएफ में ऐसा भी होता है कि कहीं कोई मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और उन्हें उनके साथ में छल होता है, उनके साथ में जो है कुछ गलत होता है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? आईवीएफ में लोगों के मन में एक धारणा रहती है, जो हमसे पेशेंट्स आके पूछते हैं कि मैडम आईवीएफ तो हम करवा लेंगे, बट क्या ये बच्चा हमारा ही होगा? तो ये एक धारणा काफी लोगों के मन में रहती है कि आईवीएफ में दूसरे का बच्चा तो नहीं होता है, अंडे दूसरे के तो नहीं होते हैं, शुक्राणु दूसरे के तो नहीं होते हैं। तो आईवीएफ में थर्ड पार्टी डोनेशंस नाम की एक चीज होती है, जिसमें अगर महिला के शरीर में अंडे ना हो तो हम थर्ड पार्टी से, जो कि डोनर्स होते हैं, उनसे ले सकते हैं। वो पेरेंट्स के कंसर्न से होता है। हाँ, ऐसे ही शुक्राणु में भी अपन डोनेशन के शुक्राणु ले सकते हैं अगर पुरुष में शुक्राणु ना हो और बनते ही ना हो। लेकिन ये जो सब होता है, ये बता के, पूरे प्रॉपर कंसेंट के साथ पेपर पे बता के, समझा के, और जब वो हाँ बोलते हैं उसके बाद ही किया जाता है। बिना कंसेंट के ये सारी चीजें करना कानूनन अपराध होता है। तो थर्ड पार्टी डोनेशंस अपने आप में एक बहुत बड़ा देन ही है आईवीएफ की, कि जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो हम बाहर से यूज करके खुद के पेट में बच्चा मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है। बट ये सब बिना बताए नहीं होता है, जो कि आम लोगों के मन में धारणा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या ऐसा संभव है कि पूरा का पूरा बच्चा ही एक वक्त आए कि वो बच्चा पूरा 9 महीने में किसी टेस्ट ट्यूब बेबी में पैदा हो रहा हो? मुझे लगता है आएगा ऐसा समय आएगा, इंसान की सोच वहां तक भी जाएगी कि बच्चा ही पूरा भार बन जाए, तो हम हमारे सरोगेट मदर्स को भी थोड़ी राहत मिलेगी। अभी तो हम, अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, जैसे माँ की गर्भ जो गर्भाशय है स्वस्थ ना हो, तो हमको सरोगेसी यूज करना पड़ता है। और जो आप बोल रहे हैं वो सरोगेट मदर्स के लिए एक राहत होगा कि पूरा बच्चा बाहर बन जाए। तो लेट अस सी आपकी बोली कब पूरी होती है। तो ना, आपने हमसे बातचीत की और आईवीएफ पर, टेस्ट ट्यूब बेबी पर और बहुत सी नई चीजों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर हिना को सुनने के बाद में इतना जरूर समझ में आया कि आईवीएफ जो है एक ऐसी प्रणाली है जो निसंतान दंपति है उनके लिए वरदान है और उन्हें इसका उपयोग करना ही चाहिए। पूरी प्रोसेस समझने के लिए इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें और देखने के बाद में इसे फॉरवर्ड भी करें, ताकि जो और दंपति हैं, जो और परिवार हैं जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आसानी हो।
आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।